नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जो हुआ था उसके नतीजे आ रहे हैं और साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ उसके भी नतीजे आ रहे हैं और साथ ही अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर भी उपचुनाव हुआ था 28 सीटों पर, उसके भी नतीजे आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें उपचुनाव की टोटल सीटों पर 56 सीटों पर जो है उपचुनाव हुआ था और साथ ही बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था, उसकी भी नतीजे आ रहे हैं। लेकिन एक खास बात हम आज कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ था 7 सीटों पर कौन वापसी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बढ़त बनी हुई है बीजेपी की तरफ से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यह बड़ा अहम सवाल है। और इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुकाबला सादात तो विधानसभा का मतगणना के जो रुझान वो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सपा प्रत्याशी मौलाना जावेद राबड़ी 17,345 वोट उन्हें मिल चुके हैं और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्याशी संगीता चौहान 15,382 वोट से और इस बीच देवरिया से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। सपा बसपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा है और साथ ही आपको बता दें कि देवर से इस वक्त की बड़ी खबर मतगणना के दौरान भारी हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता थे उनमें यहाँ पर हंगामा होता हुआ दिखाई दिया है। सपा बसपा की जो वहाँ पर एजेंट थे उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। एक ही नंबर के 2 ईवीएम होने से जो है नाराज हो गए थे एजेंट, क्योंकि एक ही नंबर की यहाँ पर वोट नहीं थी, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। टेबल नंबर 9 और 10:30 पर 166 नंबर के 2 ईवीएम जिसको लेकर यहाँ पर यह हंगामा देखा गया। लेकिन मतगणना कार्य में लापरवाही का भी आरोप यहाँ पर जो है लगाया गया है। प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं कि आखिरकार एक ही नंबर की 2 ईवीएम कैसे होती। जिलाधिकारी और साथ ही पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब बातचीत हो रही कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से यहाँ पर सपा बसपा के एजेंट थे और ये सवाल जिला प्रशासन पर उठाएं कि आखिरकार एक ही नंबर की 2 ईवीएम कैसे होती है। तो इसी बीच लगातार जो है बीजेपी कई सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि यहां पर देवरिया सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि फिरोजाबाद के टुंडला सीट से भी प्रेमपाल बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि देवरिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सपा बसपा को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक बार फिर से बीजेपी वापसी कर रही है और फिरोजाबाद सीट से प्रेमपाल आगे चल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर देवरिया सीट से सत्य प्रकाश बीजेपी प्रत्याशी हैं जो कि आगे चल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि घाटमपुर सीट से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी जीत की तरफ लगातार कदम बढ़ा रही है। 6 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। लेकिन अगर बात की जाए घाटमपुर सीट की तो यहां से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें टुंडला सीट की भी अगर बात करें तो यहां से प्रेमपाल हैं बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। यानी 3 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सपा बसपा को छोड़ आगे निकल चुके हैं और ये बढ़त यहां पर जो है बीजेपी प्रत्याशियों की देखी जा रही है। तो बीजेपी की बढ़त लगातार बरकरार बनी हुई है और देखना होगा कि जो 6 सीट पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है क्या वाकई में 6 की 6 सीट अब बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, क्योंकि 3 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सपा बसपा उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। इसी पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा देते हैं। प्रमोद बहल जी हैं, बीजेपी नेता हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और गजेंद्र चौधरी हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही यहाँ पर सपा नेता बिलाल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद बहल जी, सबसे पहला मेरा सवाल और शुभकामनाएं दोनों आपसे ही हैं सर। मुबारक हो आपको, क्योंकि बीजेपी 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए 3 सीट पर आपके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और सवाल यह है सर, सवाल ये उठते रहे कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है
बावजूद इसके जनता का भरोसा योगी पर टिका हुआ है। सबसे पहले मैं पूरा यूपी वासियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश और बिहार वासियों को भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, जो देश में ऐसा सरकार है माननीय मोदी जी, और देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, और प्रदेश में हमारे योगी जी ये देश का हित के लिए काम कर रहे हैं। जो विकास है, विकास जो है कितना दूर पीछे हो गया था जब से हमारी बीजेपी का सरकार आया है, उत्तर प्रदेश में, पूरा देश में, और विकास का नदियाँ बह रहा है। विकास को लेकर जो पहले लोग तरस रहे थे, आज जो चीज़ नहीं हो सकता था वो काम आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के साथ मिलकर जो काम हो रहा है पूरा देशवासियों को, और इसीलिए मोदी जी के और योगी जी के साथ है। उनको भरोसा है कोई विकास करेगा तो ये यही भारतीय जनता पार्टी का ही नेता ही करेंगे। तो इसीलिए आज पूरा देशवासी बीजेपी के साथ है, और हर जगह जहां भी चुनाव होगा बीजेपी के साथ रहेंगे, और बीजेपी का सरकार बहुत महत्व में ही बनने वाला है। ठीक है सर। गजेंद्र चौधरी जी, आप किसानों की समस्या को लेकर, किसानों की पीड़ा दर्द को समझते हुए आप सड़कों पर उतरते हैं, सरकार तक आप उनकी आवाज बनकर पहुंचते हैं। क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास हो रहा है और यही कारण है कि जनता का समर्थन एक बार फिर से बीजेपी को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल गलत बात है जी। देखिए, धरातल पे जो चीज है जी, उससे सरकार मोदी जी और योगी जी की बहुत दूर है। किसान, भारत के अंदर किसान की जो आबादी है 70% है किसान। अगर किसान पलटे तो सरकारें पलटती हैं। इनको वहम हो गया है, अब ये भस्मासुर की भूमिका में आ चुके हैं। इन्होंने जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं, मेरा किसान आज भुखमरी के कगार पे है। जो किसान एक अन्न का दाना बो करके उस एक अन्न के दाने में से 100 दाने पैदा होते हैं, यानी कि 90% प्रॉफिट वाला सौदा हमारे पास है, और उसके बाद हम आत्महत्या कर रहे हैं। धान का 1800 रुपया मूल्य एमएसपी है, और आप जाइए बिहार में चले जाइए, देश पे जाइए, किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहां दान आपको 600 या 700 रुपये में मिलेगा। अभी मैं आपको वीडियो यहां नहीं दिखा सकता, मेरे पास है, दिखाऊंगा आपको। 50 एकड़ में पंजाब में किसान ने धान बोया, और जब उसने कीमत सुनी है 500-600 रुपये, उसने ट्रैक्टर उठाया और पूरे धान पे घुमा दिया। ये सरकार की, हमारी की उपलब्धि है। ये अध्यादेश जो सरकार लेके आई है किसानों के कतई हित में नहीं है, किसान विरोधी है। किसान आत्महत्या कर रहे। जिस टाइम किसी भी की, कांग्रेस की बने, सपा की बने, बीएसपी की बने या बीजेपी की सरकार बने, छाती पे पैर रखा जाता है किसान की पे। किसान की छाती पे पैर रखा, किसान बड़ा खुश था कि मोदी जी आए हैं और अब किसान का भला होगा। लेकिन सरकार ने ये दिखा दिया वाकई हम जो पूंजीपतियों के साथ में, किसान के साथ में नहीं है। 70% जो किसान है, हमें 70% नहीं चाहिए, 7% चाहिए। और वहां खड़े हुए 1800 रुपये की जगह 600 रुपये में बिचौलिए खरीद रहे हैं, स्टोर बना रखा अपने घर में, और आप कह रहे बहुत तरक्की हो रही है। किस चीज की तरक्की हो रही है बताइए मुझे, जवाब दीजिए आप इस चीज का। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के ऊपर कुछ भी। अभी हमने जो अभी आंदोलन किया था 2 तारीख को, 2 तारीख से अनिश्चितकालीन जो हमारा धरना प्रदर्शन चला, किस चीज के लिए चला है? किसानों पे कई 1000 करोड़ रुपया बिजली विभाग का निकाल दिया कोरोना में, और निकालने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, उनको अरेस्ट करना। मोदी जी से मिले हम, योगी जी से मिले हम, योगी जी ने हमें आश्वासन दिया कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, बिल पहले देखे जाएंगे, उसके बाद बिल भरा जाएगा। लेकिन वहां से ऑर्डर आ गया, चलो भाई उठा के बंद कर दिया। हमने आंदोलन किया, और ऐसा जबरदस्त आंदोलन किया, इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने जो है अपने अपनी तहसीलों पे धरना दिया। माने बैकफुट पे आए 3 दिन बाद। हमने कहा चलो, अब भी जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं बिलाल साहब, बिहार चुनाव की जो बात कर रहे हैं आप, जो यहां उत्तर जिस पार्टी की सरकार होती है, उपचुनाव उस पार्टी का होता, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। लेकिन बिहार में बीजेपी का गणित बता देगा अगर बीजेपी ने कितने अच्छे काम किए हैं। ठीक है सर, ज्यादा नहीं, कुछ घंटे की बात है। बिल्कुल, अभी साफ हो जाएगा सर। जी बिल्कुल, 100%। ठीक है सर। प्रमोद जी, मेरा सवाल आप ही से है, मैं लौटूंगा बिलाल जी के पास।
बीजेपी सरकार पर, चाहे वो राज्य की सरकार हो सर या फिर जो है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो, पूंजीपतियों की सरकार होने का ही क्यों आरोप लगता है सर? देखो, विरोधी का काम है आरोप लगाना है। बाकी मैं कहूँगा हमारी जो सरकार है किसान का विरोध में नहीं है, किसान का साथ खड़ा है। मोदी जी और जो निर्णय लिया है किसान का हित के लिए लिया है, वो पूरे हमारे सारे सांसद को लगाया गया। आप जाइए हर गांव में आप सभा करिए, इनको समझाइए। जैसे ये भाई हमारी बता रहे थे, ये किसान का विरोध सरकार है, इतना 600 रुपया धान है, वो दलाल खा रहे। वही दलालगिरी खत्म करने के लिए योगी जी और मोदी जी ने ये फैसला लिया है। आपका मान लो यूपी में 1800 रुपया का धान का मिल रहा है, हरियाणा में 1900 का मिल रहा है, तो आप ट्रैक्टर में डाल के वहां ले सकते हो, कोई ट्यास नहीं लगेगा, कोई रोक टोक नहीं हुआ। ये सरकार ये कानून लाया है, ये किसान का हित ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि उत्तर प्रदेश में ही किसानों की समस्या का समाधान ढूंढकर उसका समाधान किया जाए? पहले उत्तर प्रदेश में इतना किसान परेशान थे, अब योगी सरकार से किसान लोग खुश है और किसान के साथ ये सरकार है और किसान के लिए ही काम कर रहा है हमारे देश। बिलाल साहब देखिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी। अगर किसान विरोध में हो जाएगा 70%, अगर 70% जनता विरोध में हो जाएगी तो जनाब आप बीजेपी किसी को भी आप कहीं बना नहीं सकते आप। और दूसरी बात मेरी सुनिए, आप जो आप कह रहे हैं हरियाणा में पंजाब में आत्महत्या की है, मैं सब जगह जाता हूं, एनसीआर है मेरे पास और 4 प्रदेश है मेरे पास, 38 जिले मेरे पास, मैं सब जगह जाता हूं। गुमराह करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत कानून यही सोच करके मोदी जी को बनाया था और मोदी जी को हम लेके आए राजस्थान में भी। जब मोदी जी का सिस्टम देखा, बीजेपी का सिस्टम देखा, उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है सर। बीजेपी सुनिए एक मिनट, कांग्रेस की सरकार भी भली नहीं है हमारे लिए, सपा की सरकार भी भली नहीं है हमारे लिए, बीएसपी की सरकार भी भली नहीं। हमारी सरकारों ने कभी हमारा हित का काम नहीं किया। मोदी जी की तरफ देखा हमने, हम 2 अक्टूबर को यूपी गेट पे थे, हमारे ऊपर गोलियां चली, उफ नहीं किया। रात को आंदोलन इसलिए खत्म किया कि हमारी तरफ चारों तरफ पार्टियों के फोन आ गए थे, अब हमारे हैं, मैंने कहा समर्थन देंगे, अगर आ गए बीच में गोलियां और चलेगी, किसान भाई मरेंगे। हमारी राजनाथ सिंह जी से बात हुई, वहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी बात हुई हमारी, हमने रात को स्थिति, किसान तो ऐसा भोला भाला, जिस किसान की आप विरोधी की बात कर रहे हैं ना, हम विरोधी हैं, अगर विरोधी हम हो जाएंगे तो सरकार बना लेंगे आप। ठीक है सर, 2022 आने वाला है सर, जनता जनार्दन होती है और किसान तो देश के लिए अन्न उगाता है सर, और किस तरह से सरकार को जवाब दिया जाएगा 2022 में भी देखा जा सकता है। बिलाल जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो आज नतीजे आ रहे हैं, यहाँ पर 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है सर, आपकी सपा की अगर बात की जाए, खाता नहीं खुल रहा है सर अभी तक रुझानों में? नहीं, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने जी जो है, आप समाजवादी पार्टी का ग्राफ उठा के देख लीजिए, नंबर 2 पर हम लोग अभी भी 6 सीटों पर जो है कर रहे हैं और 1 सीट पर हम लोग अभी जैसा अभी मैं देख रहा हूँ नौगांव सादात में जी हम आगे चल रहे हैं और आगे नहीं चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम इसमें जीत भी जाएंगे। नौगांव सादात भी कोई छोटी सीट नहीं थी, वीआईपी सीट थी। चेतन चौहान जी यहाँ से जो है उनके रिक्त स्थान की वजह से, उनके कोरोना काल में डेथ हो जाने की वजह से वो सीट खाली हुई थी। आप जैसे जानते हैं भाई, ये जो उपचुनाव होते हैं, अब से मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बता दिया है आपको कि उपचुनाव जो होते हैं वो सरकार के ही नुमाइंदों के थ्रू कराए जाते हैं और सरकार के लिए ही कराए जाते हैं। वो बावजूद उसके हम लोग कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप ही बता रहे हैं कि देवरिया में जो है एक ही नंबर की 2 ईवीएम मशीन पकड़ी गई हैं। देखिए, ईवीएम जब तक रहेगी धांधलेबाजी तब तक रहेगी। अगर आप बैलेट पेपर की बात करते हैं, मैं अभी बिहार का इलेक्शन देख रहा था सुबह टीवी पर, तो पोस्टल चुनाव पर जो था आगे दिखाई जा रहा था वहां पर तेजस्वी जी को, लेकिन जैसे ही ईवीएम का खुलने का नंबर आया वहां पर जो है बराबर का मामला हो गया। और अब क्या परिणाम चल रहा है आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ईवीएम का भी खेल है। ठीक है सर। प्रमोद जी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा जो है ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। जब हार होती है तो पार्टियां, चाहे वो कोई सी भी पार्टी रही हो, तो ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। ये जनता का समर्थन होता है सर या फिर ईवीएम का खेल होता है सर? नहीं, जनता कभी विरोधी नहीं है ईवीएम का जी। ये जो पार्टी बिल्कुल देश का नुकसान पहुंचाया, वही पार्टी लोग ईवीएम के खिलाफ है। पूरा पब्लिक का भरोसा है ईवीएम में, चुनाव आयोग में पूरा पब्लिक का भरोसा। जहां हम लोग हार रहे हैं वहां तो कोई सवाल नहीं उठाते, वहां ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें चुनाव आयोग का और वो उनकी देखरेख में हो रहे हैं। बाकी एक आप बता रहे हो ईवीएम का सेम सीरियल कैसे आ गया,
कहीं से टेक्निकल मिस्टेक होगा वो भी जांच होगा उसकी। वो टेक्निकल जहां पर गलती होती है वहां टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए, आप देखिए मैं आपको हाईटेक मैं बता देता हूं। अभी आप ही मोबाइल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, मैं अभी आपको एक फोटो भेजता हूं और यहीं बैठे हुए उस फोटो को डिलीट कर देता हूं, तो क्या ये चीजें ईवीएम के अंदर नहीं हो सकती हैं? देखिए अभी ईवीएम का जांच तो अभी हमने, आपको पता ना, हमें पता है, और चुनाव आयोग का काम है वो जांच देखेगा, उसमें कहीं कमी नहीं है। होता है किसी ने अफवाह फैला दिया हो, ये कहीं पे ईवीएम का पार्टी का किसी हमारी सरकार का हाथ नहीं है, इसमें चुनाव आयोग करा रहे हैं। और जब से ईवीएम आया है पूरा देश अच्छा से चुनाव हो रहा है, कोई धांधलीबाजी जिस नहीं देश है। ने ईवीएम और देखिए जिस देश ने ईवीएम ईजाद किया उस देश के अंदर ईवीएम बैंड है। भाई दिल्ली में ईवीएम ने हमने नहीं, आप देखिए जिस देश ने ईवीएम बनाई है उस देश के अंदर ईवीएम नहीं चालू है। इसी चुनाव में दिल्ली में भी ईवीएम पार्टी ने हारा है, तो हमने तो कहीं ईवीएम में नहीं लगा। ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, ईवीएम में आप इल्जाम लगाना बंद करिए। देश का जो हित है, पब्लिक को सब पता है कौन काम कर रहा है, पब्लिक को पता है। गरीब का सरकार है, मोदी जी गरीब के लिए ही काम करे, किसान भाई के लिए काम करे, व्यापारियों के लिए काम करे, पूरा देश के लिए काम करे। पूरा व्यापार वर्ग चौपट है। ऐसा माल उत्तर प्रदेश के इस जंगल राज में आने वाला उत्तर प्रदेश के इस जंगल राज में पूरा व्यापार वर्ग चौपट है। आप मेरे राम मंदिर में चलिए, आप पूछते रहे राम मंदिर कब बनेगा, डेट बताइए। आज मोदी जी और योगी जी ने कर की 370 हटा दिए, राम मंदिर भी बना दिए। फैसला है सर वो प्रमोद जी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप अपना फैसला आप अपने ऊपर, ठीक है ठीक है बिलाल जी, लौटूंगा मैं आपके पास। गजेंद्र चौधरी जी, अगर हम लोग बिहार के चुनाव की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एनडीए 126 और साथ ही महागठबंधन 107 सीटों पर जो है आगे चल रहा है, कैसे देखते हैं सर वहां के उस पूरे चुनाव को आप? देखिए चुनाव जो अभी कुछ घंटे में रिजल्ट आ जाएगा जी। जो बीजेपी को उम्मीद है, जो नीतीश को, वाकई नीतीश ने काम किया है जी, मानते हैं हम, लेकिन जो किसान हित की जो बात है ना, जो सरकार ने 3 अध्यादेश लेके आई है, जी। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए हमने मांग की। हमारा एक पहले से सवाल था कि हमारी स्वामी बहुत टाइम से कांग्रेस ने डाल रखा उसको ठंडे बस्ते में, अब बीजेपी ने डाला हुआ। स्वामी नाथन आयोग की जो रिपोर्ट है हमारी वो लागू की जाए। जब सरकार आई थी हमें बड़ी खुशी हुई थी, चलो सरकार बदली, मोदी जी आए हैं और लागू करेंगे, योगी जी हमें सहयोग करेंगे जो, और सारा कुछ देख करके। लेकिन आज धरातल पे जो आप देख लेना, अभी शाम तक आप कहेंगे अब वाकई किसान ने सरकार को सबक सिखाया है, बढ़िया काम किया नीतीश ने, लेकिन किसान की आत्महत्या रोक रहा है क्या? जनाब ये जो राजनीति होती है ना सड़कों की, ये राजनीतिक लोग करते हैं। किसान को 2 वक्त की रोटी चाहिए, और वो किसान जो पूरी दुनिया का अन्नदाता, जिसको ईश्वर की दृष्टि से देखा जाता है, सारी दुनिया का पेट भरने का काम करता है। पूरा संसार अपने घर में दुबक के सो गया था कोरोना काल में, लेकिन ये अकेला, ये वो किसान था जो खेत में पड़ा हुआ था, अन्न उगा रहा था कि मेरा देश का नागरिक भूखा ना मर जाए, मेरे देश के लोग भूखे ना मर जाए। वो तो देश की इतनी सोच रहा है, लेकिन सरकारें उसके बारे में नहीं सोची। ये सबक मिलेगा शाम तक, आप देख लेना, गारंटी है हमारी। ठीक है सर, देखना होगा कि कितना बहुमत यहाँ पर मिलेगा। बिलाल जी, बिहार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर बात यहाँ पर महागठबंधन की जाए तो तेजस्वी यादव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ थे, क्योंकि ये दावा किया जाता रहता है कि तेजस्वी यादव इस बार कुछ इतिहास रचेंगे, लेकिन महागठबंधन 107 और एनडीए 126 पर रुका हुआ है। कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव का? देखिए तेजस्वी यादव ने बढ़त बनाई है पहले से जी, और मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बता रहा था, और ईवीएम का भी वहां पर खेल खेला जा रहा है। हर प्रदेश के अंदर जहां जहां ईवीएम से चुनाव होते हैं, आप ईवीएम के अलावा आप अगर वास्तव में बिहार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो यही नीतीश कुमार थे। जब प्रवासी यहां से बिहार के लिए जा रहे थे तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आज जो है, जब मैंने अभी आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब पोस्टल पेपर पर हम लोग वोट खुल रहे थे बिहार के, तो वहां से लगातार बढ़त बनाए हुए थे तेजस्वी जी। और जैसे ईवीएम आई तो वहां ईवीएम का खेल होगा। जैसे यूपी में देवरिया सीट पर एक ही नंबर की 2 ईवीएम मशीन पाई जा रही है, जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह मेरे जो है साथी बता रहे हैं बीजेपी से। देखिए कहीं ना कहीं ईवीएम दोषी होती है, ईवीएम में इसमें पलटाया जा सकता है। चुनाव जो है अगर निष्पक्ष कराना चाहिए तो मेरे ख्याल से बैलेट पेपर पर कराना चाहिए। ठीक है सर। प्रमोद बहल जी, हार का ठीक रहा ईवीएम पर क्यों सर? इन्होंने राजस्थान जीता, मध्य प्रदेश जीता, तब ईवीएम मशीन पे तो कुछ नहीं बोले। आज बिहार का चुनाव जो हो रहा है, पहले तो कह रहे थे 2 युवा, अभी कांग्रेस में और सपा और भाजपा यूपी में भी लगा, अखिलेश भैया और राहुल भैया,
और अब वो तेजस्वी भैया के साथ राहुल भाई चले गए, जहां पे राहुल भैया जाएंगे वहां सरकार हार नहीं आना थे। ये क्यों ना पब्लिक को सब पता है, देश को 60 साल कांग्रेस ने डुबाता रहा देश को। आज जो है बीजेपी देश में अच्छा काम कर रहा है, और नीतीश जी इतना सुशासन बाबू कहलाते हैं, पहले गुंडा राज था। आप जो नीतीश की सरकार 15 साल से, अब हमारे बहन बेटी रात में भी जा सकता है खुलेआम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है, अब सरकार अच्छा काम कर रहा है, इसलिए पूरी पब्लिक और पूरा जनता, बिहार का भी, मध्य प्रदेश का भी, बिहार का, सब जगह यूपी का मोदी जी के ऊपर भरोसा है। उनको पता है ये सरकार अच्छा काम करेगा और हमारे हित के लिए काम करेगा, किसान हित के लिए काम करेगा, जवान हित के लिए काम करेगा, देश हित के लिए काम करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, एक नई अपडेट मैं दे दूं अपने दर्शकों को कि प्रेमपाल धनगर हैं जो कि टुंडला से बीजेपी प्रत्याशी, वो करीब 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी प्रेमपाल जी करीब 4000 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ वो जो है अग्रसर हैं, और सपा और बसपा कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा पर यहाँ पर जो है बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए करीब 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार जो है टुंडला विधानसभा क्षेत्र में भी जनता का समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रेमपाल धनगर जो कि आगे चल रहे हैं, सपा को यहां पर भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात बसपा कांग्रेस की जाए तो बसपा कांग्रेस को भी झटका लग रहा है। अगर बात यहां पर 6 सीट की जाए, क्योंकि 6 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, और साथ ही आपको बता दें कि एक अन्य है जो कि आगे चल रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस RLD का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी साफ नतीजे नहीं है, अभी रुझान है, देखना होगा कि शाम तक क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आएंगे, लेकिन बढ़त बीजेपी बनाए हुए है। तो एक बार फिर से वापसी करेंगे, अपने जो है मेहमानों के पास पहुंचेंगे। प्रमोद जी बात अपनी पूरी कीजिए आप। मेरा जो कहना है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं देश में कहीं भी चुनाव हो, आज की डेट में पूरा देशवासी मोदी जी की तरफ भरोसा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और मोदी जी हमारे किसान का हित में है, और जवान का हित में, देश का हित में, व्यापारी हित में, पूरा देश के लिए अच्छा काम, गरीब के हित में। इसीलिए जो नारा लगाए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो काम है अब जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। ठीक है सर। और बिहार के अंदर बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की दम भरने वाले मेरे साथी उत्तर प्रदेश के हाथरस को भूल जाते हैं, हाथरस को, उत्तर प्रदेश के उन्नाव को भूल जाते हैं, जहां इनकी पार्टी के विधायक के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लगता है। उन्नाव नहीं, बेटी सब पब्लिक के सामने हाथरस की बेटी। आप हरियाणा में क्यों नहीं गए? हरियाणा में क्यों नहीं गए? राजस्थान में क्यों नहीं गए? आपका जो राहुल जी और प्रियंका जी वो खुले हाथरस का मजाक उड़ाया। आप हाथरस में राजस्थान में कार्यक्रम का भेजा आपने, यहाँ पर ड्रामा रखने के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। हाथरस से एक मामला जब जो है उछला था, उस पर हर एक पार्टी ने अपने अपने तरीके से राजनीति की है। गजेंद्र चौधरी जी, आपको क्या लगता है जब हाथरस मामला सामने आया, उस बेटी का मामला सामने आया, आपको क्या लगता है उस पूरे मामले को लेकर किसने राजनीति की है? देखिए, सबसे बड़ी बात एक बताएंगे जी हम इसमें, आप जो हाथरस का मामला ले रहे हैं जी, इस मामले में थोड़ा सा किसी भी अपोजिट को थोड़ा सा जो अगर वो मिल जाए, चाहे वो झूठा हो या सच्चा, उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, और वही साबित हुआ लास्ट में, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, झूठ सच के सामने आया, और इस तरह से उसको हाईलाइट किया गया कि पूरी की पूरी, देखो बिलाल साहब, मैं क्या बताऊं इस देश की राजनीति को, जंग लग गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि राजनीति के लिए जो मुद्दे उठाने चाहिए उनको कोई नहीं उठाता, जो पार्टी बैठी है वो भी नहीं उठा रही, जो विपक्ष में वो भी नहीं उठा रहे। भाई एक बात बताओ, तुम्हें एक मुद्दा चाहिए, किस चीज का? विकास का चाहिए, कानून व्यवस्था का चाहिए, जहां गलती हुई है उस गलती को सुधारना चाहिए और बोलना चाहिए, हाँ उसके साथ में एकजुट होना चाहिए। भाई गलत किया, अब हम अगर गलत को समर्थन करेंगे तो कल को तीसरा आदमी भी गलत करेगा, हम उसके हक में नहीं है। बिल्कुल वो गलत था और गलत का साथ नहीं देना चाहिए। ये जो पार्टियां जो लाती हैं, अभी आप कह रहे हो बिहार चुनाव की बात ले लीजिए आप, जो तेजस्वी को हीरो बनाया जा रहा था 2 दिन पहले तक जी, सच्चाई है, बिल्कुल वो हीरो नहीं बन रहे थे,
उसको जबरदस्ती बनाया। दरअसल जब जनता सरकार के खिलाफ बोलती है तो उसे कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए कि जो सामने खड़ा दिखाई दे, और कोई आदमी नहीं है वहां पे। कौन बना रहा तेजस्वी को वहां पे? ये जो ना ये जनता बना रही है। जो नीतीश के खिलाफ जो वोट होगा वो तेजस्वी को जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और देखना होगा कि शाम तक ये आंकड़े कितने बदलते हैं जी। बिलाल जी, क्या लगता है आपको, या ये मानते हैं आप कि अगर कोई सरकार सत्ता में है, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो जनता का उसको समर्थन मिलेगा? क्योंकि इससे पहले चुनाव की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, आप सत्ता में थे, आपने अच्छा काम नहीं किया होगा तो सत्ता को परिवर्तन किया जनता ने, और फिर बीजेपी सत्ता का भी। काम बिलाल जी, एक काम मुझे बता दो कि उत्तर प्रदेश की सरकार में किया गया, जैसे मैं नोएडा में बैठा हुआ हूं सर, कुछ तो कमी रही होगी ना सर अखिलेश सरकार में? सर जनता ने बदलाव चाहा। वहीं आ रहा हूं, आप मुझे एक काम बता दीजिए कि इस सरकार ने फीता काटने के अलावा कोई काम किया हो पूर्ववर्ती सरकार का। जैसे कि नोएडा में अस्पताल बनाया गया, जिला अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया, उसको कोविड अस्पताल का नाम दिया, योगी जी ने फीता काटा उसका। आपके ऑफिस के बराबर में ही एक नोएडा का सबसे बड़ा जो है एक्सप्रेस वे, वो फ्लाईओवर बनाया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेस वे दिए। आपको विश्वास नहीं होगा, या आपको मालूम भी होना चाहिए कि एक दिन, जिस दिन एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन अध्यक्ष जी उतार रहे थे, मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उतार रहे थे, उस दिन रेल जो थी पटरी पे से उतरी थी, और उस दिन कई बहुत लोगों की हत्याएं भी हुई थी और घटनाएं भी घटी थी उसमें। तो जब जिस सरकार पे ट्रैक पर रेल नहीं चल रही थी, और उसी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी राज्य में फाइटर प्लेन दौड़ा रहे थे, तो आप विकास देख लीजिए। जिस सरकार में ये पानी का गिलास आप रख दीजिए, छलक नहीं सकता, वो सड़कें हमारी सरकार ने दी थी। इन पर आज उनकी भरपाई नहीं हो रही है, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है विकास के नाम पर। नोएडा के अंदर हाईटेक शहर में कितनी हत्या, अक्षय कालरा हत्याकांड आप देख लीजिए, अक्षय कालरा हत्याकांड दिन धारे हुआ, निठारी में अभी पंडित जी का बच्चा मारा गया, और रोजाना अज्ञात शव यहाँ पर जो है कभी कभी गाय बगाए देखने में भी मिल रहे हैं। बहन बेटियों की अस्मतों के साथ खेला जा रहा है, चैन स्नेचिंग की घटनाएं डेली बढ़ रही हैं, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, ये कह रहे विकास हो रहा है। कहां से विकास हो रहा है? ठीक है सर। प्रमोद बहल जी, आप ये दावा करते हो और बीजेपी दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रही है बीजेपी सरकार, लेकिन आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि पूर्व की सरकार ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, जो काम शुरू किए गए थे, उसी का आप फीता काट रहे हैं, उसी की वाई लूट रहे हैं आप। तो नया क्या कर रहे हैं सर? मैं अभी नया काम भी बता दूंगा, पुराने कामों का भी बताता हूँ। अखिलेश जी ने जो काम किए थे, ठीक है भाई ने बताया, वो जो भी फीता काटने का काम किया, मगर काम अधूरा काम को पूरा करके फीता कटवाया, ऐसे नहीं कि उसमें फीता काट दिया। अजी नहीं सर, आप अभी मेरे साथ में आप कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एलिवेटेड रोड, आप एलिवेटेड रोड में देखिए, आप एलिवेटेड रोड पे चल के देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव जी का बोर्ड लगाया है, पत्थर लगाया, तो दूसरी तरफ डॉक्टर महेश शर्मा जी ने उसका उधर से वो कर दिया इनॉग्रेशन। फीता काटे हुए इनॉग्रेशन काम नहीं करता है हमारी पार्टी, ये फीता काटो सरकार है, कुछ नहीं है। काम किया है अधूरा पड़ा, उसको पूरा किया है, ऐसा नहीं है कोई अधूरा काम पूरा नहीं आज तक आपसे हुआ। ठीक है सर, अधूरा काम कोई सर एक अपडेट और मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला थे, सारी योजना मैं लौटूंगा आपके पास बिलाल जी, पूरा किया सर। एक अपडेट और मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। मल्हनी सीट से सपा प्रत्याशी लकी यादव आगे चल रहे हैं, बड़ी अपडेट है, और सपा के लिए भी एक अच्छी खबर है कि यहां से सपा प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, और ये बड़ी अहम खबर है जो हम आप अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है सपा पार्टी का, यहां से सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी यहां पर जो है सपा का ही वर्चस्व रहा है इस सीट पर, लेकिन एक बार फिर से सपा वापसी करते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार कितने, अगर जीत होती है सपा प्रत्याशी की तो कितने अंतराल से होगी, और अगर नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है तो कितने प्रतिशत से नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी ये रुझान है, साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सपा इस सीट पर आगे चल रही है। प्रमोद जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या वाकई में आप अभी भाई ने बताया क्या काम बीजेपी ने करा, मैं गिन रहा हूं। अभी आप देखेंगे बरला का एलिवेटर रोड, नहीं सर, सरकार समाजवादी पार्टी में प्रस्तावित था, बिल्कुल समाजवादी पार्टी में प्रस्तावित है, बरौला का रोड नहीं काम करवाया, बजट पास करके काम कराया समाजवादी पार्टी में प्रस्तावित, और होटल का उद्घाटन समाजवादी पार्टी में, और अपना देखो बीच में मत रुको, नहीं बहुत बड़ा देखिए, आप जनता को झूठ बता सकते हो, आप जनता के सामने झूठ बोलते हो, और आप हमारे सामने झूठ नहीं बोल सकते। जो समाजवादी पार्टी का काम है, जो नाली खर्चा था उसको ठीक है सर, पंकज सिंह जी और माननीय डॉक्टर रोड करवाया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है प्रमोद जी, ठीक है सर। अगर वाकई में आप काम अच्छा कर रहे हैं,
नोएडा ठीक के है। अंदर एक काम विधायक निधि से मुझे बता दीजिए। अरे आप चलिए ना मेरे साथ। ठीक है सर। विधायक निधि से बता दीजिए। ठीक है बिलाल जी, बिलाल जी ठीक है सर, प्रमोद जी ठीक है सर, ठीक है सर, अगर वाकई ठीक है सर, प्रमोद जी ठीक है सर, प्रमोद जी ठीक है सर, अगर वाकई में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता का समर्थन आपको मिलेगा। ठीक है प्रमोद जी, अगर वाकई में आपकी सरकार काम कर रही तो आपको जनता का समर्थन मिलेगा। ठीक है गजेंद्र चौधरी जी, आपको क्या लगता है किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, बहन बेटियों के लिए कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, रोजगार ढूंढते हुए उसके जूते घिस गए हैं, लेकिन कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। जो बहन बेटियों की भी मतलब इज्जत सुरक्षित नहीं है। जो बिल्कुल कानून व्यवस्था इस टाइम जो ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल। मैं तो एक चीज़ कहता हूं कि कम से कम जब सरकार बनी है तो योगी जी और मोदी जी को सद्बुद्धि मिले। अब भाई कम से कम हम अपने देश के बारे में सोचें और छोटे छोटे बिंदुओं पे गहनता से विचार विमर्श करें। जो आज स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है रोजगार की, तो ये हालत है कि जो हमारे किसानों के बच्चे, अब यहाँ ये नोएडा है, नोएडा के बच्चे बड़े बढ़िया तरीके से पढ़े लिखे बच्चे, वो फैक्ट्रियों में भी नौकरी उनको नहीं मिल पा रही, वहां से लोकल करके उनको निकाल दिया जाता है। जो और यहां कहीं रोजगार नहीं है। अब बताओ वो बच्चे क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे? वो चोरी करेंगे या लेबरगिरी करेंगे? जो अच्छे बढ़िया बच्चे पढ़े हुए हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ना सरकार कोई प्लानिंग लेके आ रही है। बस अपनी सड़कों को, अपने गड्ढों को, उनको गिनवाए जा रहे हैं, उन पर कोई सिस्टम नहीं, कोई सी सरकार का भी। हमें तो हमारी सरकार ने लैपटॉप, हमारी सरकार ने छात्रों के लिए लैपटॉप बांटने का काम किया था। नहीं, हमारी सरकार ने कन्या विद्याधन काम बांटने का काम नहीं, किया एक था। बात, हमारी सरकार हम ने, क्यों ले लैपटॉप? हमारी सरकार ने हम क्यों ले लैपटॉप किस चीज के लिए ले? हम घर में क्या गेम खेलेंगे लैपटॉप से? हमें रोजगार चाहिए। आज जब लॉकडाउन लगा था तो उसी लैपटॉप पर जो है ऑनलाइन बच्चों ने पढ़ाई किया। ऑनलाइन तो आज जब जनाब बीजेपी ने क्या काम किया? सुनो, बीजेपी ने पूर्ववर्ती देखिए, देखिए मैं बीजेपी के लिए भी कह रहा हूं, सपा के लिए भी कह रहा हूं, जब तक आप कोई ऐसी प्लानिंग नहीं बनाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, उनको नौकरियां मिले, देश तरक्की नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। आप उनको पैसा दे दीजिए, आप लैपटॉप दे दीजिए, आप उनको कन्याधन के हिसाब से पैसे, जब तक आप रोजगार नहीं देंगे, रोजगार ही मतलब इस्टेब्लिश करता है घर को और आगे आने वाली पीढ़ी को रोजगार ही बनाता है। ठीक है सर, ठीक है गजेंद्र जी। लेकिन प्रमोद जी, युवाओं की बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है, तो युवाओं को लेकर सर सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि कोरोना काल में छोटे जो उद्योगपति थे, छोटे जो उद्योग चला रहे थे लोग, वो खत्म हो गए सर। अभी सरकार ने इतना अच्छा स्कीम निकाला जी। है और पूरा ऑनलाइन, और कोई बीच में दलाल नहीं है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्म भरिए, आप उसमें इंटरव्यू में पास होता है तो सीधा नौकरी लगेगा। इसमें किसी के हस्तक्षेप नहीं है। किस चीज का इंटरव्यू? अभी सरकारी नौकरी का बहुत सारा स्कीम आया। हमारे प्राइवेट नौकरियों में तो जान बचानी पड़ रही है लोगों को। किसान भाई, प्राइवेट नौकरियां तो बचानी मुश्किल पड़ रही है। जब किसान का मामला बना, भूखमरी प्रदेश के अंदर, भूखमरी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे पहुंच गई है। मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश जी हो, आप सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। कभी नोएडा में आए, जोगी जी ने नोएडा में आकर किसान को क्या कर रहे हैं? नोएडा में आकर सैमसंग का नहीं, उनके साथ मीटिंग किए और किसान का समस्या पूरा नोट किए, और जो यूरिया के लिए पहले किसान भाई तरस रहे थे, आज वो सब इतना अच्छा किसान हित में काम किए। सभी किसान भाई को जोगी जी खुद डायरेक्ट फोन करके, अब ये एजुकेटेड बच्चे कहाँ योगी जी के पास भेजा? आप बताइए हमें कहाँ भेजा? अभी देखिए, जो अभी सेमी स्किल में निकाला है बंदे, नौकरी का तनख्वाह बढ़ाया और नौकरी का कितना स्कीम निकाला। अरे नौकरी तो आप सरकारी धान का रेट नहीं कर पाए आज तक। ठीक है सर, सैमसंग की बात कर रहे हैं, धान का रेट इनसे तय नहीं हो पाया। ठीक है सर, कंपनी खोला हुआ कितना। अरे ठीक है, तय नहीं कर पा रहे हैं आज तक। जी ठीक बिलाल है साहब, एक सेकंड के लिए आपका टाइम लूंगा। अभी जो सैमसंग वाला किस्सा छेड़ा ना आपने, जो यहां से जाकर के या तो एटा जाएंगे या मैनपुरी जाएंगे या बिहार जाएंगे, वहां से यहां के लोकल बंदे सर्टिफिकेट बनवा के लेके आते हैं ताकि हमें नौकरी मिले। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको जानकारी नहीं तो आप जानकारी लीजिए। यहां का लोकल एक बंदा नहीं, हमारी जमीन ले ली, हमारी जमीन में फैक्ट्रियां बना दी, उद्योग धंधे शुरू किए। ये किसान ही था जो नोएडा बसाया। क्या योगी जी को नहीं मालूम? क्या मोदी जी को नहीं मालूम? नोएडा में सबसे बड़ा योगदान दिया, अपनी मातृभूमि को दे दिया विकास के लिए, और हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सैमसंग में आप बताइए,
एक भी बच्चा आप बता दीजिए लोकल लगा एटा से इटावा से जाकर सर्टिफिकेट बनवाते तब यहां नौकरी लगती है। आपको जानकारी है? नहीं, पहले जानकारी लीजिए जब बात कीजिए। ठीक है सर। बात रही रोजगार की, जैसे आप कह रहे हैं योगी जी आए थे, भाई योगी जी एक 36 बार आ जाए नोएडा में, हम तो ये कहें कि बच्चों को रोजगार दो, हमें रोजगार दो। जब हमारी जमीन ले ली, हमारे पास कुछ भी उद्योग धंधा लगाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब बच्चे जैसे तैसे करके पढ़ाए, बच्चों को नौकरी नहीं है, आप नौकरी दिलवा दीजिए। आप जोगी जी से मिले नहीं मिले पहले बताइए। मैं मिला हूं। आपका समस्या सुना नहीं सुने? बिल्कुल ये सुना। होता है मुख्यमंत्री जो आपका एक इशारा में आपसे बात करने के लिए आपको बुलाकर खुद आपको किसने मिलने कहा? आकर किसने मिलने। कहा? पहले किसने- कभी अरे सुनाई सुनो, नहीं। ठीक है सर। कोई नेता नहीं, मुख्यमंत्री ठीक है। अखिलेश यादव ने जनता ठीक है सर। बात सुनो। ठीक है सर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता एक मिनट बिलाल साहब करते थे। सुनिए, सुनिए। पब्लिक- आप- आप नेताओं से बात कर रहे हो, पब्लिक से मिला ठीक है करते सर। हो। ठीक है बिलाल जी। बिलाल साहब एक सेकंड, आप तो मोदी योगी जी की बात कर रहे हो, मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने जाऊंगा, भला रोक लो, कौन रोकता है? ठीक है सर। ये कौन सा सर ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है प्रमोद जी। योगी जी से ठीक है। ये नेता तो ठीक है गजेंद्र जी, लेकिन ये तो हकीकत है कि किसानों को लेकर हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से जो है राजनीति करती है और राजनीति की मुद्दा बनकर रह गया है किसान। बिलाल जी मेरा सवाल आपसे है, एक सीट पर सपा आगे चल रही है, मल्हनी सीट पर, 2 पर। ठीक है सर, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो बहुमत नहीं मिलता जिसका अनुमान सपा लगा रही थी, आने वाला विधानसभा का चुनाव है, एक सोचा जा रहा था कि इसी से रास्ता होकर गुजरेगा उपचुनाव से, तो क्या सपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी या फिर किसी और तरीके से चुनाव मैदान में अपनी नई रणनीति के साथ उतरेगी 2022 में? सर बिलाल साहब फाइनल कमेंट देखिए, में समाजवादी पार्टी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ रहा है। उपचुनाव जो है, हम उपचुनाव से जो है किसी भी पार्टी के किसी भी दल की समीक्षा नहीं कर सकते कि अगर मैं अमरोहा सीट जीत रही है तो हम समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन भाजपा की कथनी और करनी और इनकी नाकामयाबियों की तरफ अगर हम देखें तो यकीनन हमें 2022 में कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। ठीक है आप सर। 2022 तो भूल जाइए, प्रमोद जी। 2028 ठीक है सर। करिए, पुनः 2022 में बहुमत में जो ठीक है सर, उसका जवाब जनता देगी। प्रमोद जी, उपचुनाव के नतीजे ज्यादातर जो है सीट पर आपके हक में आ रहे हैं, क्या यह माना जाए कि 2022 अब आपके लिए आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा जी, प्रदेश में अच्छा बिल्कुल काम आसान होगा जी, बिल्कुल आसान होगा जी इनके लिए। प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रहा है। अगर ईवीएम रहेगी तो बिल्कुल आसान रहेगा इनके लिए। एक ही नंबर की 2 ईवीएम मिल रही है, इनको ये बता नहीं पा रही है, इसका जवाब नहीं दे रही है आप। इसका जवाब दीजिए, एक नंबर की 2 विकास के साथ पूरा पब्लिक है, जनता विकास के साथ में पब्लिक है, लेकिन ईवीएम 2 नंबर की एक ही नंबर पर कैसे मिल रही है? होगा तो वोट मिलेगा। ठीक है सर। और भाई आपको मीडिया के पास सभी किसान भाई शाम तक इंतजार करिए। इसी यूपी के अंदर बिलाल भाई मैं आपको बता रहा हूँ, वोट का निर्णय लेता है किसान भाई के हाथ में। किसान भाई का भला होगा तो सरकार हमारी बात ठीक है सर, बिल्कुल। मैं आपको इसी किसान के लिए ही काम कर रहे हैं, देखिए, हम गरीबी के लिए ही काम कर ठीक रहे है हैं। प्रमोद जी। योगी जी 2022 प्रमोद जी शाम तक का इंतजार कर लीजिए, हम आपको एक ऐसी वीडियो दे देंगे अभी इसी चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर, कि शासन प्रशासन द्वारा चुनाव के वोटों को कैसे रोका जा रहा है। ठीक है हमारे सर। पास वीडियो है उसकी, ठीक है सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसको हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। ठीक है सर, उसको सामने लाना भी होगा आपको, क्योंकि दिखाना होगा जो आप बात कर रहे हैं उसको दिखाइएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, वो आपका मौलिक अधिकार है। गजेंद्र चौधरी जी, आपसे भी मेरा फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा आपसे। 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, अगर वाकई में किसान परेशान है, और वो है भी क्योंकि किसानों की समस्या को समाधान नहीं हो रहा है, तो किसान किस तरह से सरकार को जवाब देगा? सर देखिए 2022 का जो चुनाव है, जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, अब किसान के हित में काम करेंगे। अगर किसान के हित में सरकार ने काम किया तो किसान बढ़ चढ़ के चुनाव में बीजेपी का साथ रहेगा, वरना इसके खिलाफ इसकी सरकार को, जैसे राजस्थान में उखाड़ फेंका था बीजेपी को, यहां उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम किया है, करेगा जो। और अगर हमारा साथ दिया और किसान के हित में काम किया तो हम सरकार बनाएंगे बीजेपी की। हम तो जो किसान के लिए सोचेगा उसके साथ में, अदरवाइज राजस्थान की तरह सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए नोएडा के अंदर किसानों के साथ जो छल छलावा खेला जा रहा है, भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र करके खेला जा रहा है। 5% आबादी के पिलोट अभी तक लटके हुए हैं। आप कहते हैं हम बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी का सरकार है, विधानसभा में लाया है। किसकी सरकार? पिछले 4 साल से किसकी सरकार चल रही है? पिछले 4 साल से किसकी सरकार? उससे पहले बैंक की सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कानून ला के किसान, कौन सा कानून ला रही है? 5% की आबादी आज तक नहीं पा रहे हैं। आपको मालूम है? आप कह रहे हैं हम किसानों को साथ देंगे। ठीक है सर, किसान विरोधी भाजपा। ठीक है प्रमोद जी,
ठीक है प्रमोद जी, बिलाल जी, वाकई में अगर जनता के लिए सरकार काम कर रही तो उसका जवाब भी जो है जनता 2022 के विधानसभा के चुनाव में देगी। अगर अच्छा काम नहीं करे उसका भी जवाब जो है जनता जरूर देगी। बड़ा अहम सवाल है, लेकिन शुरुआत जो है उपचुनाव से हो रही, क्योंकि आज जो नतीजे आ रहे हैं उसमें जो है कई सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और लेकिन अगर बलहन सीट की बात कीजिए, एक बार फिर से सपा वापसी कर रही है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव 2022 में होगा, उसका रास्ता कैसे जो है यहाँ पर तय करेंगी पार्टियां, और 2022 के चुनाव में किसान, खासकर किसान उत्तर प्रदेश के, वो सरकार को जवाब कैसे देंगे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।